कितना बड़ा झटका माइनॉरिटी को लगा है, मुसलमानों को लगा है, वो भी 2024 चुनाव से पहले। कब्रिस्तान तक नहीं रहेगा, मस्जिद से लेकर दरगाह तक नहीं रहेंगे। तो दरअसल इस देश का मुसलमान जाए तो कहां जाए, यह सबसे बड़ी चुनौती है। इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल जहां भारतीय जनता पार्टी ने हथौड़ा मारा है, दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, जो संपत्ति है 123 संपत्ति, दरअसल उसको भारतीय जनता पार्टी अधिकृत करना चाहती है। वो भी इस्लाम के उस पवित्र स्थल को जहां लाखों मुसलमानों का आस्था जो है वो चकनाचूर हो जाएगा। 123 प्रॉपर्टी में से जामा मस्जिद है, वो भी सेंट्रल दिल्ली का, कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कार्ड खेला है, वो भी हिंदू बनाम मुसलमान का। और अगली तैयारी वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए कर ले, उनको हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर एक करने का काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दिल्ली के अंदर मस्जिद हो, मजार हो या कब्रस्तान हो, उन पर अब मुस्लिम समाज के लोगों का अधिकार नहीं रहेगा। पूरा मामला क्या है तफसील से आपको बताता हूं। इस सब पर बातचीत करने के लिए लोकतंत्र टीवी के जो पत्रकार हैं वो और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर दिल्ली के अंदर मस्जिद, मजार और कब्रस्तान, इन सारे वक्फ बोर्ड की जमीनों को सरकार आखिर क्यों लेना चाहती है। दिल्ली के वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह खान, उनको सरकार ने नोटिस जारी किया है और साथ ही साथ ये कहा है कि अब इनसे तुम्हारा सब लोगों का अधिकार खत्म हो जाएगा, ये इस गवर्नमेंट के अंडर जाने वाले हैं। दोस्तों, क्या किसी मुसलमान को जब दुनिया से वो अलविदा कह जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको कब्रस्तान भी नसीब नहीं होगा? कब्रस्तान की जमीन को अगर वक्फ बोर्ड की छीन लिया जाता है तो वहां पर मरने वाले मुसलमानों का दफन कहां किया जाएगा? इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, जिन्होंने कहा है कि कब्रस्तान, मस्जिद और वक्फ बोर्ड की जमीनों का जो केस लड़ रहे थे मुस्लिम पक्ष के वकील, उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें कोताही बरती है या फिर उन वकील को दूसरे पक्ष के साथ वो मिल चुके हैं। जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ हुआ है जो इतना बड़ा काम हो गया और साथ ही साथ गोदी मीडिया या टीवी चैनल के किसी भी डिबेट के अंदर इसको जगह नहीं दी गई। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद लगा करके ये बात कहता हूँ कि आप लोगों को इस बात का खबर नहीं थी, पता नहीं था अब से पहले, जबकि मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, लोकतंत्र टीवी चैनल के जो हमारे पत्रकार हैं, आप जानते होंगे कि इनको पहले भी एक बार बैन कर दिया गया था, मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी, लेकिन आज फिर से ये कोशिश कर रहे हैं सच्चाई दिखाने की, मुसलमानों की वास्तविकता, उनके पीछे किस तरह से लोग पड़े हुए हैं, वो चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में देरी नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और इस रिपोर्ट को ध्यान से देखना। ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, ये जो कुछ भी समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना कि मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान की जमीनें किस तरह से दिल्ली से खत्म हो जाएंगी और इन सारा सबका अधिकार जो है सरकार के अंदर चला जाएगा। ध्यान से सुनना इसको पूरी, उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सोचिए कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, जो संपत्ति है 123 संपत्ति, जिसमें मस्जिद, कब्रिस्तान और बड़े बड़े जो सालों पुराने, यानी कि 100 साल से जो पुरानी चीजें हैं, दरअसल उसको भारतीय जनता पार्टी अधिकृत करना चाहती है। शहरी विकास मंत्रालय है, हरदीप सिंह पुरी साहब ने नोटिस भेजा आज ही अमानतुल्लाह खान को, जो बीजेपी, जो दिल्ली के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कितना बड़ा झटका माइनॉरिटी को लगा है, मुसलमानों को लगा है, वो भी 2024 चुनाव से पहले। अब सोचिए क्या रणनीति रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कार्ड खेला है, वो भी हिंदू बनाम मुसलमान का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। कहां तक ये न्याय संगत व्यवहार है, वो भी खास करके मुसलमानों के साथ, जिसमें कब्रिस्तान भी शामिल है, वो भी छीन लिया जाएगा? पहले तो लोकतंत्र टीवी के माध्यम से मैं पूरे भारत देश के जितने भी नागरिक हैं और दर्शक हैं सबको नमस्कार करता हूं। आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया हुआ है वो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, और यदि इस तरह से हरदीप पुरी जो इंडिया के अर्बन मिनिस्टर है, यदि इस तरह से कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको लॉ का काफ़ी नॉलेज है नहीं। पहले तो उनको 3-4 चीज़ों के बारे में, 5 चीज़ों के बारे में समझना चाहिए। पहले आर्टिकल 25 फर्स्ट, सेकेंड वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड की स्थापना कब हुई, फिर इसके बाद थर्ड वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट होता है 2013 में होता है,
फोर्थ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को खुद ही वापस कर दिया गया था। फिफ्थ, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो ली जा रही है, वक्फ बोर्ड में इन्होंने 4-5 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। एक तो मस्जिद होती है, दूसरा दरगाह है, तीसरा कब्रिस्तान है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। इन चारों चीज़ों को आप कैसे हटा सकते हो, ये एक 5वीं चीज़ है। अब मैं एक एक करके बात करना चाहता हूँ। कब्रिस्तान भी उसमें शामिल है। एग्जैक्टली मैंने बोल दिया है। और कब्रिस्तान के बारे में मैंने बोल दिया है कि मस्जिद होगी। जी। फर्स्ट मैंने बोल दिया है कि मस्जिद है, फिर अगला दरगाह है, और इसके बाद में कब्रिस्तान है। ये मैं चारों तीनों के बारे में बोल रहा हूँ। आपने कहा माननीय मंत्री जी को लाव की बड़ी जो है कानूनी कमी है, देश के मंत्री हैं वो। मैं आपको अब एक तरफ से शुरू कर रहा हूँ। आर्टिकल्स 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो चीज़ें दी गई है, इक्वलिटीज बिफोर द लॉ, फंडामेंटल राइट्स, उसमें आर्टिकल 25 है। आर्टिकल जो 25 है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को, फ्री प्रैक्टिस के बारे में हमें पूरा राइट्स दिया गया है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है दिल्ली प्रदेश का, उसने कैसे केस को लड़ा है, ये मुझे नहीं समझ में आया, और वो किस तरह से वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये तो मुझे लगता है कि मुसलमानों के साथ में सही तरीके से व्यवहार उन्होंने और सही न्याय जो नेचुरल जस्टिस है वो करा नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे एक्ट ऐसे हैं, कई सारे ऐसे रूलिंग, यदि कहीं पर मस्जिद बनी है, किसी जगह पर दरगाह बनी है, किसी जगह पर कब्रिस्तान बनी है, तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पर कोई नया कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकता है। उसके आजू बाजू में कर देगा, और एक टेक्निकल रिपोर्ट लगाई जाती है किसी भी काम के प्रति। उसमें एक जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, उसमें लिखा जाता है कि वहाँ पर यदि मान लीजिए मुस्लिमों का है दरगाह हो गई, कब्रिस्तान हो गई, हिंदुओं का है तो शमशान तो नहीं है, मंदिर तो नहीं है, यदि ईसाइयों का है तो उनका चर्च तो नहीं है, और इसके साथ में और विभिन्न रिलीजन, जैन बौद्ध, सबके रिलीजन्स को उसमें इंक्लूड किया जाता है। हाँ, करेक्ट किया जाता है कि ये चीजें यदि हैं तो वहां पर इस तरह के कोई भी नया कंस्ट्रक्शंस नहीं कराया जाएगा। बात समझ में आई? पॉइंट नंबर 1, आर्टिकल 25 जो है वो इसी चीज को प्रैक्टिस करता है। लेकिन उन्होंने साफ तो कह दिया ना कि 123 चीजों को मरम्मतीकरण नहीं किया जाएगा। ये दिल्ली के वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह खान साहब को नोटिस गया है। इसमें क्या कर सकता है सर? अगर मुसलमान की शहादत होगी या उसका इंतकाल होगा तो वो कहां जाएंगे? कब्रिस्तान के बजाय शमशान तो नहीं जाएंगे ना? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं आपको पूरी बातों को मेरी पूरी होने दीजिए, मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ। कौन उसका चेयरमैन है उससे मेरा मतलब नहीं है। वक्फ बोर्ड का जो भी इस समय पर लीगल काम कर रहा है वो सही तरीके से केस की प्रैक्टिस नहीं किया है। जस्ट आई एम आस्किंग, गिविंग हियर द वन क्वेश्चन। फर्स्ट, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 में क्लियर डिफाइन है। उस आर्टिकल 25 का उन्होंने सही से प्रेजेंटेशन नहीं दिया है। अब आ रही है दूसरी बात, जिसको मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड जो था वो दिल्ली हाई कोर्ट गया। 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके पिटिशंस को नहीं कंसीडर ही नहीं किया। अब किस ग्राउंड पर वो गए, आर्टिकल 226 वगैरह जो भी होगा वो उसमें गए होंगे। अब उसने कंसीडर नहीं किया तो ये सीधा सीधा अभी पिछले 4-5 क्या 8-9 महीने से क्या कर रहे थे आप? अभी तक आपको सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। या तो उनके पास रिलेवेंस ग्राउंड नहीं है, या तो रिलेवेंसी के साथ केस लड़ना नहीं आ रहा है, या तो इनको 1954 का जो एक्ट है जब वक्फ बोर्ड बनता है और उसके बाद में 2013 में वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट कर दिया गया है। और उस अमेंडमेंट के पहले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, यूपीए की गवर्नमेंट थी। सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो जो पहले से इनका चला आ रहा है, जहां पर मस्जिद बनी है मस्जिद के पास है, जैसे इसके साथ में मान लीजिए कहीं दरगाह बना दरगाह की है, कहीं कब्रिस्तान बना हो तो कब्रिस्तान के, तो उनकी प्रॉपर्टीज को उन्हीं को दे दिए। क्यों? क्वेश्चन 4 थे इस पे। पहला, कोई भी व्यक्ति के दाह संस्कार होता है, इनक्रमेशन की प्रोसेस होती है इस्लाम में, तो वो कहाँ जाएगा? दरगाह एक जो कब्रिस्तान जो है एक बहुत बड़ी कॉमन एरियाज होती है जहाँ पर कोई भी आदमी मरने के बाद उसका इनक्रमेशन दाह संस्कार के लिए वो सुरक्षित होती है। वो वक्फ बोर्ड की हो सकती है, गवर्नमेंट की भी हो सकती है, प्राइवेट पर्सनल लेवल पर भी लोग बाग जमीन अपने वक्फ बोर्ड को दान में दे देते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि पुरी जी ने कैसे इनको नोटिस कर दिया। हरदीप सिंह पुरी जी एग्जैक्टली कैसे उन्होंने कर दिया? हो सकता है कि प्राइवेट भी हो। हम बहुत सारी केसेस लड़ रहे हैं अभी, जैसे ये निजामुद्दीन के बैक साइड में एक बहुत बड़ा है कब्रिस्तान, उसका केस मैं लड़ रहा हूं। तो उसमें कई सारी चीजें हैं। कोर्ट ने हमसे 2-3 बार पूछा है कि दिस सिचुएटेड प्रॉपर्टी इज बेयरिंग प्रॉपर्टी नंबर सो एंड सो, दिस प्रॉपर्टी इज अंडर द ऑन द गवर्नमेंट लैंड और प्राइवेट लैंड। तो ये तो उन्होंने नहीं चेक किया है हरदीप पुरी ने। फर्स्ट। सेकंड, अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। अब इसी के साथ में ये प्रॉपर्टी तो इन्होंने नहीं चेक किया। अब इसके बाद में आता है कब्रिस्तान के बाद दरगाह आती है। दरगाह उनके लिए हो गई जो इनके धार्मिक गुरु टाइप के लोग होते हैं।
उनके लिए एक अलग से बना दी जाती है, जिनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी कथाएं होती हैं। जैसे हमारे हिंदुओं में भी मंदिर वगैरह बने होते हैं, वहाँ पुजेरी वगैरह से संबंधित कुछ बड़ी चीजें हैं, तो वहां पर आ गई। तो देखा दोस्तों, इन सारी चीजों को देखकर आपको क्या लगता है कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडर भी हैं जो सरकार के हाथों बिक चुके हैं, जो बड़े बड़े लोगों के हाथों बिक चुके हैं। उनका काम होता है केवल मरहम पट्टी करना, यानी कि लीपापोती करना। मुस्लिम समुदाय के ऐसे बहुत से लीडर हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें करते हैं जिससे किसी एक विशेष धर्म को फायदा हो, विशेष पार्टी को फायदा हो। मुस्लिम समाज के लिए कोई भी आगे निकल करके नहीं आता। जब कहीं हक मांगने की, अधिकार मांगने की बात होती है तो सारे मुस्लिम समाज के लोगों की सपोर्ट लेकर के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उसी मुस्लिम समाज के ऊपर जब कहीं पर जुल्म और जाती होती है तो ये लोग पीछे से बिरयानी खाते हैं, जाकर के पार्टियां मनाते हैं, अपने गलों के अंदर फूल डाला करते हैं, और साथ ही साथ किसी माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री के तहत कोई छोटा मोटा पद इनको लोगों को दे दिया जाता है तो ये उसमें खुश हो जाते हैं। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर, देश के अलग अलग हिस्सों की बात बता रहा हूं मैं, मॉब लिंचिंग हो, चाहे बुलडोजर हो, चाहे बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। क्या किसी मुस्लिम लीडर को आपने सड़क पर उतरते हुए देखा? जो लोग बड़े बड़े, मैं खुल करके कह दूंगा तो लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मेरा काम है कहने का, चाहे महमूद मदनी साहब हो, अरशद मदनी साहब हो, या और मौलाना तौकीर रजा बरेली वाले हों, इन लोगों को आपने सड़क पर उतर करके देखा है? मौलाना तौकीर रजा ने तो फिर भी एक हद तक कोशिश की, लेकिन जिन लोगों को आप कहते हैं ना मदनी साहब को, वो मदनी साहब कभी भी सड़क पर संघर्ष में उतरे? अरे मेहनत तो लोगों को करना होती है। आप सिर्फ एक कदम तो आगे बढ़ाते कि चलो मेरे साथ इंसाफ के लिए, हम कानून के दायरे में रह करके इंसाफ मांगेंगे, हम तब तक धरना प्रदर्शन नहीं रोकेंगे जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। ऐसी खबर कहीं आपने सुनी? तो ये तमाम चीजें थी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।